जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करेक्टिव एग्जाम पे। आशा है आप लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोगों को तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए करेक्टिव एग्जाम पे हम चला रहे हैं आप लोगों को रीजनिंग का मॉक टेस्ट जितने भी हैं सब आपके बहुत ही एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हैं। जो इस टाइम पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, सेम वैसे ही एग्जाम के क्वेश्चन लिए रहे हैं। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जितने आप लोग जो है पेन कापी या जैसे भी आपको प्रैक्टिस जो है क्लास अगर देख रहे हैं तो वो पेन कापी लेकर बैठें और हमसे जल्दी और अपना तरीका हमारा तरीका देकर जो आपको अच्छा लगे वही आप जो है ट्राई करें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के प्रश्न किस तरह के हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है आपका कैलेंडर से है। कैलेंडर से क्या दिया गया है देख रहे हैं। इसमें दिया गया है वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा गया है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 में जो है आपके विषम दिन पी अर्थात क्या होगा। पी को बोला जाता है विषम दिन पूछा जा रहा है कि 52 सप्ताह और जो पी है पी का दिन क्या होता है। तो कैसे होता है, कैसे ज्ञात करते हैं हम बताते हैं इसके बारे में। अगर कोई भी वर्ष का आपको साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, आपको विषम दिन ज्ञात करना हो तो हम आपको बताया है कि साधारण वर्ष आपको पता है 365 दिन का होता है और 365 दिन में विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या होता है 7 से भाग करते हैं और 7 से भाग करने के बाद 52 हफ्ता और एक विषम दिन, एक जो है शेष बचता है, जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। ये साधारण वर्ष के केस में है। अब देख रहे हैं 2016 का पूछा गया है। 2016 जो है देख रहे हैं लीप वर्ष है और लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है। आपसे यही पूछा गया है कि लीप वर्ष में विषम दिन था 52 सप्ताह जो है एक कॉमन आएगा और जो पी आएगा, पी का जो दिन पूछा जा रहा है, जो विषम दिन आएगा वही पूछा जा रहा है। तो इसमें विषम दिन जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो 52 पूर्ण सप्ताह हो रहे हैं, 2 विषम दिन आ रहे हैं, 2 वही विषम दिन आपके पी का मान होगा। तो इसमें पूछा गया है 2 का मान क्या है। इसमें ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही सत्य है ऑप्शन नंबर ए का। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देख रहे हैं क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है। इसमें देख रहे हैं फिगर में त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज में पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। त्रिभुज में भी कई त्रिभुज बने हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसको आपको क्या करना होता है। तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। सबसे पहले देखते हैं क्या देख रहे हैं। इस अगर फिगर को देखें, इस फिगर को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस वाले फिगर को देख रहे हैं क्या है। इसमें देख रहे हैं इस वाले में त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में भी क्या त्रिभुज बन रहे हैं, कितने जितने भाग डिवाइड हो रहे हैं। अब जितने भाग डिवाइड हो रहे हैं सभी डिवाइड भागों को गिन लीजिए कि कितने डिवाइड भागों में डिवाइड हो रहा है। तो क्या करते हैं 1 2 3 4, 4 भाग में डिवाइड है। सेम इसी तरह से ये भी इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसी तरीके से इनको भी कर लेते हैं। तो 4 4 सभी में हो रहे हैं। और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सभी का आप काउंट करके योग कर लीजिए, वही आपको त्रिभुजों की संख्या होती है। तो इसमें वाले जो आपके पार्ट बन रहा है इसमें वाले में इनका अगर योग करेंगे क्या होगा आपका 4 3 7 2 9 1 10, 10 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, 10 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे, 10 इसमें भी बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बन गए ये इस वाले पार्ट में जो आपके साइड में है। टोटल कितने त्रिभुज बने 10 10 और 10, 30 त्रिभुज बन गए। अब देख रहे हैं अगर इस वाले भाग को लें, इस वाले भाग को लेके कौन से वाला जो बीच में देख रहे हैं बन रहा होगा त्रिभुज, अभी हमने इसको नहीं काउंट किया है तो इसको भी काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। और एक सबसे बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, एक सबसे बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे सभी को मिला करके, क्योंकि अभी हमने इस सभी त्रिभुज को छोटे छोटे त्रिभुजों को लिया और उसके बाद हमने बड़ा वाला त्रिभुज बचा था, सभी को काउंट करने के बाद एक बड़ा त्रिभुज लिया। तो टोटल कितने बचे हमारे, टोटल 32 त्रिभुज बन रहे हैं। 30 छोटे बन रहे थे, एक बीच में बन रहा है और एक सबसे बड़ा वाला। टोटल कितने बन रहे हैं 32 त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 32, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के इसमें कोई नहीं होता है, बस जितने भाग में डिवाइड रहता है सभी का आपको काउंट करके योग कर लीजिए, बस वही अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात होती है त्रिभुज के केस में। और चलते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न तरफ देखते हैं। अब इसमें दिया गया है आपका कैलेंडर से प्रश्न है। कैलेंडर में क्या दिया गया है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा देख रहे हैं क्या है, इसमें वर्ष आपको नहीं दिया गया है। अब इसको मान सकते हैं अगर साधारण वर्ष चल रहा है तो साधारण वर्ष
अगर कोई वर्ष नहीं दिया रहता तो हम किसको मानेंगे, साधारण वर्ष ही मानते हैं। अब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 10 मई का दिन दिया गया है और 11 जुलाई का पूछा गया है। तो इस केस में क्या करते हैं, सीधा जो है मई से लेकर जुलाई तक जाते हैं, कितने विषम दिन आ रहे हैं सभी विषम दिन को काउंट कर लेंगे, वो इसी से हमारा जो है दिन ज्ञात हो जाएगा। तो हमें मई का ज्ञात करने के पहले देखेंगे मई कितने का मई का महीना कितने दिन का होता है। तो मई का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। मई का होता है, मार्च जो है 31 का, अप्रैल 30 का, फिर जो मई जो होता है 31 का। और 31 में देख रहे हैं 10 दिन बीत गया है, तो बचे कितने दिन, 21 दिन बचे हुए हैं मई के। अब आ रहा है आगे जून जो होता है आपका 30 दिन का, 30 दिन को हम पूरा लिख लेते हैं। अब आगे क्या पूछा गया है, जुलाई। अब जुलाई में कितने दिन का, 11 जुलाई का पूछा गया है, तो जितने दिन का पूछा गया है उसके हम पूरे दिन को ले लेते हैं। तो 11 जुलाई हमने ले लिया। जुलाई ले लिया। अब हमें क्या है, मई से लेकर जुलाई तक हमने जो है ज्ञात कर लिया है। अब हमें विषम दिन ज्ञात करना है। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, अगर संख्या 7 से बड़ी है तो उस संख्या में 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम 7 से डिवाइड करते जाते हैं सभी में, जो आपका शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो 7 3 21, ये आपका विषम दिन 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें जब 21 पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है। 30 को 7 चौक 28, 2 आ रहा है शेष, इसमें 7 1 7 4 शेष आ रहा है। अर्थात टोटल कितने 6 दिन आपके विषम दिन आ रहे हैं, 6 विषम दिन आ रहे हैं। तो मई में आपको देख रहे हैं सोमवार था, कब, 10 मई को सोमवार था, और 11 जुलाई को जो है मई जो सोमवार है, सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे, सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो 11 जुलाई का प्राप्त हो जाएगा। तो सोमवार में 6 दिन हम ऐड कर दें या एक दिन माइनस चले जाएं, एक दिन 6 दिन जोड़ दें, तो 6 दिन जो है जोड़ देंगे तो या 2 दिन पीछे चले जाएं, अर्थात जो है 7 होना चाहिए। 6 दिन आगे जाएंगे, क्या हो रहा, सोमवार को हम 1 से काउंट करते हैं। उसी तरह के 6वां दिन कौन सा होगा, जो होगा शनिवार होगा। कौन सा, शनिवार नहीं, रविवार। 6 1 7, 7वां दिन कौन सा होगा आपका, रविवार होगा। और ऑप्शन देखेंगे कौन सा वाला है, ऑप्शन रविवार है आपका, वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अगर ये सोमवार से हम एक दिन पीछे जाएं तो फिर भी हमें या तो एक दिन आगे जाएं या तो एक दिन पीछे जाएं या 6 दिन आगे जाएं, दिन हमें वही प्राप्त होगा। तो पीछे आगे जाने का मतलब क्या है, दोनों का आगे और पीछे को दोनों को मिला करके उनका योग 7 होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 6 प्लस है और एक दिन पीछे जाएंगे तो इनका टोटल योग करेंगे 7 हो जाएगा। तो एक दिन पीछे जाए या 6 दिन आगे जाए, एक दिन पीछे जाए, तो जो दिन समान होगा। तो इसका आंसर जो है ए वाला सही है। अब अगला प्रश्न दिया गया है घड़ी से, उसमें घड़ी का क्या प्रश्न है कि इसमें दिया गया है, समय दिया गया है 2:41। इसमें बोला गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनने 2 कोणों में से छोटा वाला कोण का मान क्या होगा। तो घड़ी के केस में क्या होता है, आपको फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, आप फार्मूले पर रख दीजिए, सबसे आसान तरीका वही है। बाकी अगर उसका और तरीका है, लेकिन यह सबसे बढ़िया तरीका आपका घड़ी का जो है फार्मूला का है। फार्मूला क्या होता है, अगर बीच का कोण ज्ञात करना है तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला, थीटा बराबर 60 गुणे घंटा, 60 गुणे घंटा माइनस 11 मिनट बटा 2। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसको हल करते हैं, क्या कर देंगे, घंटे वाले सुई में जितना हो रहा है उसको हम लिख लेंगे, घंटे वाले की जगह क्या हो रहा है 2:41, अर्थात घंटे वाले सुई का 2 बज रहा है और 11, और मिनट वाले सुई में देख रहे हैं 41 बज रहा है, 41 मिनट हो रहा है, 41 से हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल के बटे में 2 है। अब इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, 6 दूना 12, 120 हो गया, और 11 में 41 से गुणा करेंगे, क्या होगा आपका 451 जो है इसका हो गया। अब इसके देख रहे हैं प्लस वाला ज्यादा कम है और जो है माइनस वाला ज्यादा है, तो इसमें प्लस और माइनस नहीं देखना है, बस जो बड़ा है बड़े वाले से छोटा घटाना है, कभी घड़ी जो है माइनस में नहीं होगा। तो इसको हम 451 में 120 घटा देंगे, जो आएगा आपका 331 आ रहा है। तो 331 में हम अब 2 से भाग करेंगे, अब जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10 और 2 5 10, क्या हो रहा है 165.5 डिग्री बन रहा है, कितना, थीटा का मान। तो 165.5 थीटा का मान, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना बन रहा है 165.5, जो ऑप्शन नंबर बी का दिख रहा है, तो ये आपका सत्य होगा।
तो इस टाइम का इसका क्या होता है, ये फार्मूला जो है आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये आपको फार्मूला में एग्जाम में बहुत ही काम करेगा और घड़ी के क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। दिया गया है फिगर, इसमें क्या दिया गया है कि ये जो ऊपर वाला फिगर दिया गया है प्रश्न आकृति दिया गया है, प्रश्न आकृति में जो है और उसके बाद उत्तर आकृति दिया गया है। अर्थात क्या दिया गया है, प्रश्न आकृति में दिया गया है, उसके ऑप्शन में से देखना है कि उसमें से ऑप्शन में से कौन सा प्रश्न आकृति से सेम वैसा ही जो है इसमें से कौन सा फिगर मैच कर रहा है, कौन सा फिगर इसमें छुपा हुआ है। तो देख रहे हैं, देखते हैं, ये देख रहे हैं आयत बन रहा है और बल्कि फिगर में देख रहे हैं कहीं भी आयत नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन से देख रहे हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। पहला वाला बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में कहीं भी देख रहे हैं त्रिभुज का जो है कोई नामो निशान है, कहीं त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमारा ये बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इस वाला देख रहे हैं सी और डी। सी वाला देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, 2 4 5 पंचभुज बन रहा है। तो पंचभुज बनने की संभावना है, कैसे बन रही है, हो सकता है ये बन जाए। ये देख रहे हैं ये वाला फिगर जो है इसमें छुपा हो सकता है। तो ये देख रहे हैं 2 2 4 1 5 पंचभुज बन रहा था, पंचभुज बनने की संभावना है। तो और देख रहे हैं इसमें भी पंचभुज बन रहा है, लेकिन देख रहे हैं जो ये फिगर है इसमें ये लाइन सीधी है कि ये लाइन जो तिरछी है, सेम फिगर जैसे। तो हमारा जो ऑप्शन यही ज्यादा मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। तो ऑप्शन सी कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी वाले में, तो इसका ऑप्शन जो है डी में ऑप्शन सी सही है इसका, इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अभी देख रहे हैं बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या है दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, फिगर का ये आपका क्वेश्चन है पेपर कटिंग या फोल्डिंग, उससे प्रश्न है। क्या दिया गया है, ये फिगर दिया गया है और फिगर को जो है इस तरीके से क्या दिया गया है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। तो पैटर्न क्या दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है और इस जो है यहाँ जो बूंदी नहीं दिख रहा है इसको मोड़ेंगे, जो पेपर को मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी वही आपको ढूंढना है। तो देख रहे हैं अगर इसको मोड़ेंगे तो है ये हमारा जो है ये वाला हिस्सा यहाँ आकर के टच करेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आकर के टच करेगा, अर्थात ये वाला जो है सभी तीरें इस तरफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं जो है तीर सब जो है डायरेक्शन यहाँ इस तरफ है, हमारा डायरेक्शन बस बदल जाएगा, बाकी जो है सब कुछ वैसा रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं हमारा सेम ऐसा नहीं मैच कर रहा है, ये जो है ऑप्शन जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको टच करेंगे तो जो है ये हमारा तीर जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, जबकि इसमें दिख रहा है नीचे की तरफ ही है। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला। बी वाले में ये कभी संभव ही नहीं है, जो कि इसको हम अगर फोल्ड करेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ टच करेगा, ना कि यहाँ टच करेगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन संभव ही नहीं है। सी वाला देख रहे हैं, सी वाला जो है इसको वाला इस वाला फिगर को जो है फोल्ड करेंगे तो वहाँ यहाँ हिस्सा टच करेगा, जो कि तीर के निशान ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि ये सी वाले में दिख रहा है। तो ये सी जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है हमारे प्रश्न आकृति से, तो हमारा सी वाला इसका जो है परफेक्ट आंसर है। अब सी ऑप्शन कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पेपर कटिंग और फोल्डिंग से। अब दिया गया है आगे कैलेंडर से, ये भी है प्रश्न, उसमें दिया गया है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो किस दिन 25 जून 2019 पड़ेगा। अच्छा, दिन पूछा गया है 25 जून 2019 का दिन कौन सा होगा। तो वैसे केस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कोई भी साधारण वर्ष हो उसका प्रथम दिन उस वर्ष का प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। अगर उस वर्ष से अगले वर्ष में आते हैं, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में आते हैं, तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में जो उस वर्ष का प्रथम दिन हो और उस वर्ष के अंतिम दिन में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो फरवरी होता है वो 29 दिन होता है, इसके कारण जो है एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। और अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात टोटल 2 दिन की बढ़ोतरी होगी अगले वर्ष में जाने पर। तो हम क्या दिया गया है 2019 में जाना है हमें, और 2018 को देख दिया गया है आपको। तो 25 जनवरी 2018 को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे गुरुवार है। तो गुरुवार में हम अगर देख रहे हैं जो 2018 है आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में क्या होता है, हम अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या होगा, 25 जनवरी 2019 को क्या हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं गुरुवार है, हमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब हमें पूछा कौन सा दिन गया है 2019 में, जो गया है 25 जून का दिन पूछा गया है।
अब हमें जनवरी का ज्ञात हो गया है, अब जनवरी से हम जून तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, 25 जून तक जाएंगे। अब 25 जनवरी तक हो गया, जनवरी आपका होता है 31 का महीना, अर्थात कितने दिन बचे हैं आपके, 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन हम इसको लिखेंगे। और 2019 देखेंगे लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है तो इसको हम 0 रखेंगे विषम दिन। अब मार्च हो गया, मार्च आपका 31 का महीना होता है और 31 के महीने का विषम दिन क्या होता है, 3 होता है। अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन 2 होते हैं क्योंकि वो महीना 30 का होता है। मार्च अप्रैल मई, मई होता है 31 का, उसमें विषम दिन 3 होते हैं। और जून तो पूछा गया है 25, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का पूछा गया है, जून को 25 जून का पूछा गया है, तो जितने दिन का पूछा गया है उसके हम टोटल दिन लेंगे, अर्थात 25 दिन का पूछा गया है 25 दिन पूरा लेंगे 25 जून। तो 25 जून में अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो विषम दिन क्या होगा, 7 तरीके 21, 21 के बाद 4 जो है बच रहा है, वही 4 आपका विषम दिन बच रहा है। अब हम सीधा इसको विषम दिन ज्ञात कर लिए हैं, अब इसको हम योग कर लेते हैं, योग करने के बाद जो आएगा वही आपका विषम दिन होगा, अर्थात उस दिन का प्राप्त होगा। तो इसको हम योग करते जाते हैं, जहां उनका योग 7 हो जा रहा है हम उसको कट करते जाते हैं। देख रहे हैं 4 और 3, इसका योग 7 हो रहा है, जिसको हम कट कर देते हैं। अब हो रहा है 6 3 9 2 11, 11 और 7 से ज्यादा रहा तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 7 जो है 4 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, 7 आपके विषम दिन है। अब 4 बच रहा है तो जो अर्थात आपको देख रहे हैं 25 जनवरी को जो है दिन प्राप्त हो गया शुक्रवार। अब शुक्रवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे, जो आपका दिन आएगा आपका वही आपका इसका आंसर होगा। तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे, क्या होगा आपका, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, कौन सा दिन आएगा, मंगलवार, मंगलवार आएगा, अर्थात क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 25 जून 2019 का दिन आपका मंगलवार होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस तरीके से इसका प्रश्न का आंसर हो गया और ऐसे प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले, आगे दिया गया है इसमें फिगर दिया गया है, फिगर में क्या है आपको क्या दिया गया है, इसमें आयत संख्या ज्ञात करना है, आयतों की संख्या ज्ञात करना है। तो आयत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आपको रूल पता होना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले जितने रो और कॉलम में जितने आपके आयत बन रहे हैं उनको लिख लीजिए और लिख के बाद रो वाला जो है इसका योग कर लीजिए और कॉलम वाले का योग कर लीजिए। दोनों का योग करने के बाद रो और कॉलम का योगफल में गुणा कर देंगे, जितने गुणनफल आएगा वही आपका आयतों की संख्या होगा। क्या होगा इसको हम बताते हैं कैसे, जैसे क्या हो गया, इसको 1 2 3 4 ये आपका इस तरीके से हो गया इस वाले भाग का। अब रो वाले का देखते हैं 1 2 3 4, कॉलम में 4 बन रहे हैं और रो में जो है 4 बन रहे हैं। हम क्या करना है, सभी का हम योग करना है, योग करते हैं, रो वाले का अलग और कॉलम वाले का अलग। तो 4 3 7 2 9 1 10, इसका योगफल आ रहा है 10, इसी तरीके से इसका भी योगफल है 10। अब हमें आयतों की संख्या ज्ञात करना है, तो आयतों की संख्या ज्ञात करने के क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम था, 10 रो हो रहे हैं, 10 कॉलम हो रहे हैं, टोटल हमारा 100 इसका आ रहा है, तो 100 आयतों की संख्या होगी, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं आयतों की अर्थात फिगर काउंटिंग से, आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप का ये प्रश्न था और इस तरीके से इसको हल किया गया। देख रहे हैं ये प्रश्न दिया गया है, क्या है कि नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो इसमें दर्पण छवि देख रहे हैं, आपको हमेशा देखने आएंगे दर्पण छवि हमेशा आपके दाएं रखा जाता था, जबकि इस फिगर में देख रहे हैं दर्पण आपका नीचे रखा गया है, अर्थात फिगर कहाँ बनेगा आपका, नीचे की तरफ बनेगा। अब फिगर कैसे बनेगा देख रहे हैं, और जो भी हमने आपको बताया फिगर इमेज हो या वाटर इमेज हो, जो वस्तु फिगर के पास हो मिरर के पास होगी, उसका इमेज भी उसके इमेज में भी वस्तु जो है मिरर के पास में ही होगी। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, ये इसका इमेज देख रहे हैं, जो छोटा वाला भाग है मिरर के पास में है, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज में भी जो है ये छोटा वाला हिस्सा जो है मिरर के पास में ही रहेगा, अर्थात जो है नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि ये मिरर यहाँ बना गया है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन से, तो ये हमारा संभव नहीं है, बी वाला संभव नहीं है, और ये सी वाला जैसा प्रश्न दिया गया है सेम वैसा दिया गया है। डी वाला भी जो है इसका मिरर में संभव नहीं है, क्योंकि इसका मिरर जो है नीचे की तरफ रखा गया है। अब बचा ए वाला देख रहे हैं, ए वाला देख रहे हैं, ये मिरर के पास ऊपर वाला है और नीचे वाला सेम वैसा ही है, बस इसका जो है उलट हो गया है। तो सब उल्टा देखना था, हमारा ऑप्शन ए में सही है, इसका मैच कर रहा है, और ऑप्शन ए कौन से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही था और ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। अब इसमें दिया गया है फिगर दिया गया है, फिगर में क्या करना है, आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, और ऐसे फिगर में दिया गया है वर्ग कैसे काउंट करेंगे।
तो देख रहे हैं ये राउंड राउंड बन रहा है। इसमें अगर आपको वर्ग संख्या ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग कहाँ बन रहा है। तो वर्ग कहाँ बन रहा है देख रहे हैं, अगर इस वाले फिगर को देखेंगे, यहाँ इस वाले सर्कल को छोड़ करके इस वाले फिगर को देखेंगे तो वर्ग आपका यहाँ बन रहा है, एक बड़ा सा वर्ग, और 4 छोटे बन रहे हैं। अर्थात एक वर्ग में 4 छोटे बन रहे हैं। तो टोटल कितने बनेंगे, छोटे वाले प्लस एक बड़ा वाला, टोटल कितने बन रहे हैं, 4 + 1 5 वर्ग बन रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये भी बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और क्वेश्चन देखे रहेंगे, तभी जो है आपकी एग्जाम में जो है दिमाग काम करेगा अच्छे से, और अच्छे से जो है स्कोर करेंगे। बाकी अगर इस फिगर को आपने नहीं देखा होता तो आप सोच सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाता है कि इसके वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आप जब देखे रहेंगे क्वेश्चन को, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन कम समय में सॉल्व कर लेंगे जब देखे रहेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इसमें क्या दिया गया है, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, सरसिप, ये 4 दिए गए हैं। चारों में जो है कैसे एक दूसरे से क्या संबंध है, इस वेन डायग्राम के माध्यम से कौन सा बेहतरीन संदर्भ जो है संबंध दिखा रहा है, वही आपको ढूंढना है। तो आपको पता है, देख रहे हैं मगरमच्छ, मछली, कछुआ, सरसिप। सरसिप से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे क्या हो रहा है, देख रहे हैं कछुआ, सरसिप और मगरमच्छ। कछुआ और मगरमच्छ जो है किस किस कैटेगरी में आते हैं, रेंगने वाले ये जीव में आते हैं, अर्थात सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। जबकि मछली जो होता है जली जीव की श्रेणी में आता है। तो हमारा जो फिगर बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा, आसन से हम देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं हमें क्या ढूंढना है कि सरीसृप जो होता है, सरीसृप के अंदर जो है सरीसृप के प्रकार है ये मगरमच्छ और कछुआ। तो अब हमें देखना होगा कौन सा फिगर सही तरीके से मैच कर रहा है। इस वाले फिगर में देख रहे हैं, अगर हम मगरमच्छ और कछुआ कर ले तो इसमें देख रहे हैं सरीसृप वाला ऑप्शन छूट जा रहा है। तो हमारा इस वाला से अगर ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नहीं सही ढंग से नहीं मैच कर रहा है। इस वाला ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस बड़े वाले गोले को हम क्या मान लें, सरीसृप मान लें, और सरीसृप वाले के बीच में देख रहे हैं 2 गोले हैं। तो एक को हम या तो मगरमच्छ मान लें, या तो एक को मगरमच्छ मान लेते हैं, एक को कछुआ मान लेते हैं, जो सही ढंग से निरूपित कर रहा है। और मछली जो है इन दोनों से अलग है, तो इन दोनों से अलग दिया ऐसे दर्शाया गया है इसमें मछली को, जो कि जली जीव है। तो हमारा जो सही ढंग से जो है मैच कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहा है। बाकी और ऑप्शन देख रहे हैं कोई भी जो है पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी ही सही होगा इसका। सरीसृप बड़ा वाला गोला सर्कल हो गया, और बीच के बीच में जो है ये मछली और मगरमच्छ और कछुआ हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया। चलते हैं, अगला दिया गया है कि पंप दिया गया है, पंप की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। क्षैतिज अर्थात क्या हो गया, नीचे की तरफ उसका जो इमेज बना गया, मिरर रखा गया है, नीचे की तरफ रखा गया है, और उसका मिरर इमेज क्या होगा, यही पूछा गया है। तो मिरर इमेज देख रहे हैं, अगर हम ऑप्शन देखें तो मिरर इमेज क्या बनेगा, इसमें नीचे बनेगा, और जैसा है सेम ऐसा ही बस उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन इनका बदल जाएगा, ये ऊपर की तरफ है वही नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए वाला देख रहे हैं, तो ए वाला जैसा प्रश्न दिया गया है सेम ऐसा लिखा गया है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। बी वाला हम देखें तो बी वाला हम देख रहे हैं, पी जो है अगर उल्टा करेंगे तो जो है वो इसका गोला नीचे की तरफ जाएगा, जबकि इसमें देख रहे हैं पी को उल्टे की तरफ लिख दिया गया है, और जबकि यम और यू है इनका जो है स्थान बदल दिया गया है, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो है मिरर इमेज में इनका जो है स्थान बदल जाए। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन देख रहे हैं, पी जो है इसका जो मिरर इमेज बन रहा है सही तरीके से बन रहा है, क्योंकि देख रहे हैं पी भी उल्टा है, यू भी उल्टा है, और एम भी उल्टा है, और उनका डायरेक्शन भी सही है। तो हमारा जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी डी वाले ऑप्शन में है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये मिरर इमेज से भी प्रश्न थे आज के। चलते हैं अगला दिया गया है, इसमें दिया गया सिंबल्स का दिया गया है कि सिंबल्स में जो चिन्हों का बदलाव दिया गया, इस सिंबल का अर्थ ये है, इस सिंबल्स का अर्थ ये है। तो समीकरण दिया गया है, समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंबल्स का जो चिन्ह का जो मान दिया गया है उसको पर रखेंगे, उसके बाद समीकरण को हल करते हैं। तो हल करते हैं हम।
आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। क्या है 25, क्या दिया गया है 25 हो गया। उसका ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, प्लस हम रखेंगे ग्रेटर देन के स्थान पर, और हमारा जो ब्रैकेट बंद हो गया। अब आगे दिया गया है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग। अब हमारा ये हो गया ग्रेटर देन का, पता है आपको क्या दिया गया है, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, और इसके बाद हमारा ये समीकरण पूर्ण हुआ 120। अब हमने समीकरण को चिन्ह का बदलाव करने के बाद हमने लिख लिया है। अब इसको हल करना है। अब हल करने के पहले हमें यही सस्पेंस होगा आपको कि सबसे पहले इस वाले भाग को हल करें या इस वाले भाग को हल करें। तो ब्रैकेट वाला का जो नियम होता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद वो है कोष्टक के बाहर वाला हल करते हैं। तो उसके बाद भाग गुणा जोग, इस तरीके से। तो इसको हल करते हैं, क्या होगा 25 5 30 10 40, क्या हो रहा है, इसको हल योग करने के बाद 40 हो रहा है। और उसके बाद कोई समीकरण नहीं रहा तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। अब भाग का चिन्ह है, भाग को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। 40 में 4 से भाग देंगे, क्या होगा 10 प्राप्त होगा। अब इसको योग करेंगे, क्या प्राप्त होगा 130। समीकरण को हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है 130, जो ऑप्शन में दिख रहा है ए वाले में। तो हमारा ए वाला ही ऑप्शन सही हो गया इस तरीके से। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस चिन्हों का बदलाव करने के बाद समीकरण को हल करना था। ये भी देख रहे हैं वेन डायग्राम से आपका प्रश्न है, क्या है कि इसमें देख रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें क्या होता है, दिया गया है फोटोग्राफी, समय, इतिहास, रंगमंच। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, देखते हैं कौन बेहतरीन तरीके से जो है वेन डायग्राम मैच कर रहा है, हम उसी को चुनते हैं, वही आपका हमारा सत्य होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में, देखते हैं क्या इसमें संबंध क्या है। फोटोग्राफी, समय, इतिहास, रंगमंच। आप देख रहे हैं इसमें कोई न तो फोटोग्राफी का समय संबंध है, न तो इतिहास संबंध है, न तो रंगमंच से संबंध है। अर्थात जो है 4 शब्द दिए हैं, 4 शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ है। तो अलग अलग अर्थ है, तो हमें ऐसा जो है ऑप्शन देखना है जो चारों भाग अलग अलग हो, चारों जो है वेन डायग्राम अलग अलग हो, जो हमारा ऑप्शन बी वाले में दिख रहा है। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो गया, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं था। तो हम चलते हैं आगे। आगे प्रश्न में दिया गया है कि एल का मान, अर्थात इसमें दिया गया है अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेटों का जो है मान जो है चिन्ह, आपकी गणितीय संक्रियाओं का जो है चिन्ह के रूप में दिया गया है, और इस समीकरण दिया गया है। समीकरण को समीकरण में रखने के बाद आपको हल करना है। तो हम सबसे समीकरण को लिखते हैं। क्या है समीकरण आपका कि 8 है, और 8 का n का क्या बोला गया है, n का जो है गुणा बोला गया है। हम तो 9 और l को बोला गया है प्लस 60, p को बोला गया है आपका भाग 3, और m को बोला गया है -13। अब हमारे समीकरण जो है चिन्ह बदलाव करने के बाद हमने समीकरण को पूर्ण कर लिया है। अब इसको हल करना है, हल करने के बाद क्या आता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले किसको हल करना है, हमें भाग वाले चिन्ह को। तो भाग वाले चिन्ह को हल कर देंगे, क्या होगा आपका 20 प्राप्त हो गया। और इसको हल कर दें, इसको हल करने के बाद क्या होगा, इस वाले भाग को हल करते हैं, गुणा वाले भाग को, 8 9 72। अब बचा ये वाला भाग। अब इसको हल करते हैं, पहले योग वाले को हल करते हैं। क्या होगा 72 10 72 92 हो गया। अब इसको हल करते हैं, क्या हो गया 9 हो गया, और क्या हो गया 8 में 1 7 79 आ रहा है। तो इसको हल करने में क्या हो रहा है 79 आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 79, हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 79, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस चिन्हों का बदलाव करना था। बस हमारा आज का प्रश्न यही था। 15 क्वेश्चन आपके हो गए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। आप लोग ऐसे लगातार प्रैक्टिस क्लास से जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों से जुड़ते रहिए, और हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। और हमें जो कमेंट आज का क्लास कैसे लगा, आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए करें, इससे हम लोगों का हौसला जो है बढ़े कि आप लोग हमारे जो सपोर्ट में हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।